नमस्कार, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। एनडीपीएस मामले में बरी होने के खिलाफ एसएलपी दायर करने में 652 दिनों की देरी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनसीबी मुख्यालय से स्पष्टीकरण मांगा है कि किस तरह से इस मामले को खुला छोड़ा गया और किस अधिकारी के लिए लापरवाही बरतने पर क्या जवाबदेही तय की गई है। न्यायमूर्ति एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बेंच अन्य बातों के साथ राजस्थान हाईकोर्ट के दिसंबर 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्रीय याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रतिवादी अजीजुर रहमान को बरी कर दिया था, जिसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/22C और धारा 8/21B के तहत दोषी ठहराया गया था और 10 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि देश में 5 लाख लोग दुर्लभ बीमारी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रस्त हैं और इसका इलाज आनुवंशिकी पद्धति से करने की जरूरत है एवं प्रत्येक मरीज के इलाज पर सालाना 5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, लेकिन सरकार के पास बजट नहीं है। मंत्रालय ने ये जानकारी डीएमडी से ग्रस्त 2 बच्चों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। उल्लेखनीय है कि डीएमडी एक दुर्लभ आनुवंशिकी बीमारी है जो लड़कों को प्रभावित करती है। बाल याचिकाकर्ताओं में से एक वकील विवेक चिब द्वारा अदालत को सूचित किया गया था कि पहले के अवसर पर जब एक और डीएमडी रोगी को यूपी सरकार द्वारा इलाज प्रदान किया गया था तो अधिकारियों द्वारा 6 महीने की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी। हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को 1 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, जिसमें कुछ रोगियों को प्रदान की गई चिकित्सा का विवरण और बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ा सहित सारा विवरण शामिल हो। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अदालत में स्वास्थ्य मंत्रालय के उप सचिव डॉक्टर पुलकेश कुमार ने भरोसा दिया कि दुर्लभ बीमारियों पर नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2020 इस साल 31 मार्च तक अधिसूचित कर दी जाएगी, जिसमें दुर्लभ बीमारियों के महंगे इलाज एवं दवा के लिए चंदे का प्रावधान होगा। अदालत ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई 19 फरवरी को सूचीबद्ध करते हुए कहा है कि हमें बड़े स्तर पर समाधान तलाशने की जरूरत है। इससे पहले अदालत ने मंत्रालय से कहा है कि वो कंपनी अमेरिका स्थित सेरेपा थेरेप्यूटिक्स को लिखे जो डीएमडी के लिए प्रायोगिक दवा बनाती है कि क्या वो इन दोनों बच्चों को मुफ्त में दवा देने पर विचार कर रही है जिनके परिवार इतनी महंगी दवा नहीं खरीद सकते हैं। गुरुवार की सुनवाई में मंत्रालय का अधिकारी ने अदालत को सूचित किया कि उसने फिर से सेरेपा थेरेप्यूटिक्स से संपर्क करने का प्रयास किया है, हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो 31 मार्च तक अपनी नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को 2020 की दुर्लभ बीमारियों के लिए अंतिम रूप दे और महंगी दवाओं के क्राउड फंडिंग और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए इसके तहत परिकल्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म का संचालन करे। अदालत ने अपने आदेश में ये भी नोट किया था कि 2017 की दुर्लभ बीमारियों पर पहले की नीति दिसंबर 2018 के बाद से समाप्त कर दी गई थी और जनता व अन्य हितधारकों को नई नीति का अब भी जनता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि स्नातक चिकित्सा शिक्षा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशन 1997 के विनियमन 6 के मद्देनजर किसी गैर मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में प्रवास की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने सितंबर 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को एमसीआई की चुनौती के रूप में सुना था और उक्त प्रवासन की अनुमति देते हुए कहा था कि माइग्रेशन शब्द को विनियम 6 के उपखंड 2 में संदर्भित किया गया है। माइग्रेशन नियम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम 1956 की अनुसूची 1 तक सीमित नहीं है,
जो मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यताओं की गणना करता है, लेकिन ये दायरे में बहुत व्यापक है। उच्च न्यायालय का ये विचार था कि जिन संस्थानों को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है, उन्हें प्रवास के लिए आवेदनों पर विचार करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त कॉलेज माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चीन समर्थित नकली लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका का निपटारा किया और याचिकाकर्ता को उचित प्रतिनिधित्व के साथ केंद्र सरकार से संपर्क करने को कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ एक एनजीओ सेव देम इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट प्रवीण कलाली सेवन के माध्यम से दायर पीआईएल पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ता ने कई मोबाइल आधारित ऐप की समस्या पर प्रकाश डाला, जो सहज लोन को प्रस्तावों के माध्यम से निर्दोष और भोले व्यक्तियों को फंसाने के लिए कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान सक्रिय हो गए थे। वकील ने प्रस्तुत किया है कि ये गंभीर मुद्दा है, इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सीजेआई ने कहा कि ये संवेदनशील और उच्च सुरक्षा से संबंधित मामले हैं। उपयुक्त मंत्रालय में प्रतिनिधित्व दाखिल करें, ये न्यायिक मामला नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि चीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीशों और देश में प्रमुख पदों पर बैठे लोगों पर निगरानी और सर्वेक्षण कर रहा है और ऐसे विदेशी निगरानी के संबंध में जांच की मांग की थी। इस सबमिशन के संबंध में 15 सितंबर 2020 को प्रकाशित द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक मुद्दा है, क्योंकि इनमें से अधिकांश ऐप चीनी कंपनियों द्वारा समर्थित हैं। ऐसे एप्लीकेशन अवैध और अनाधिकृत हैं, क्योंकि उनके पास माइक्रो फाइनेंसिंग करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अपेक्षित अनुमति नहीं है। जब यह मामला उठाया गया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने वकील से कहा, आपको इस मामले में गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय में अपना प्रतिनिधित्व ले जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा ऐसे परिसर की सीलिंग जारी रखने का कोई कारण नहीं है, अगर वो वास्तव में दुकानों के रूप में बेचे गए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, अगर ये एक तथ्य है कि परिसर को आवासीय से वाणिज्यिक उपयोग के अनाधिकृत परिवर्तन के आधार पर सील कर दिया गया है और वो वास्तव में दुकान के रूप में बेचे गए थे, तो हमें सीलिंग जारी रखने का कोई कारण नजर नहीं आता है। तो अभी फिलहाल इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।